आजकल औरंगजेब और महाराज संभाजी की चर्चा बहुत हो रही है। लंका में रावण था और रावण की सोने की लंका थी। जब रावण था तो राम का आविर्भाव हुआ था। समाज में तो कुछ साधनारत लोग होते हैं जो समाज का कल्याण करते हैं, किसी की पीड़ा का हरण करते हैं। ये तो चलता ही रहता है। अतीत की पृष्ठभूमि में ये सारी संकल्पनाएं साथ साथ हुआ करती हैं। मैं इंटरमीडिएट कॉलेज में जयनारायण में 11वीं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत था। हमारे शिक्षक थे महाकवि सूर्यदेव मिश्र, ध्रुवचरित महाकाव्य के रचयिता थे। किसी काव्य भूषण के काव्य का शिक्षण जब उसका समय आया तो उन्होंने पुरानी अपनी आदत के अनुसार शिक्षण में औरंगजेब की एक कहानी सुनाई और उस कहानी को कहने वाले थे भूषण। भूषण चिंतामणि के छोटे भाई थे। एक दिन चिंतामणि की पत्नी मनम उनकी भाभी ने जो भोजन उन्हें दिया तो दाल में नमक कम था। भूषण ने कहा कि ऐसा नमक दे दीजिए। उनकी भाभी नाराज थी किसी बात को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई कमाते नहीं हो, काम कैसे चलेगा। नमक जैसी चीज सामान्य होती है, किंतु भूषण को बात चुभ गई। यह प्रसंग पंडित सूर्यदेव मिश्र सुनाने लगे। भूषण ने एक दिन कहा अपने भाई चिंतामणि से कि मैं आपके साथ औरंगजेब के दरबार में जाना चाहता हूं। उन्होंने आदेश किया और उनके साथ औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। चिंतामणि के साथ और भी कवि थे, शायर थे। वहाँ मुगल सल्तनत की पूर्व परंपरा के अनुसार कवियों की उपस्थिति होती थी। औरंगजेब जब अपनी गद्दी पर आया तो उसने कहा कि कवि और शायर झूठे होते हैं और झूठी बातें लिखते हैं, झूठी बातें कहते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। वह किसी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसके संबंध में शायरी या कविता सुनाते हैं। भूषण को रहा नहीं गया।
क्योंकि अन्य कवियों और शायरों में ये हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब के सामने कुछ कह सके। किंतु उसी दिन आए हुए भूषण खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कल मैं सच्ची कविता सुनाऊंगा, आपकी आज्ञा चाहिए। औरंगजेब ने आज्ञा दे दिया कि हाँ, सच्ची कविता सुनाना। दूसरे दिन चिंतामणि जी के साथ भूषण औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। वहां पर प्रतीक्षा थी औरंगजेब के आने की। कुछ समय लगा और वे अपने आसन पर उपस्थित हो गए। भूषण खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपको आज सच्ची कविता सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अभय दान कीजिए, यानी आप सच्ची कविता सुन करके हमको दंडित नहीं करेंगे। औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया और कहा कि हाँ, मैं दंड नहीं दूंगा, कविता सुनाना और प्रसन्न होने पर मैं उपहार भी मिलेगा। भूषण ने कविता प्रारंभ की। कविता का प्रारंभ करते समय उन्होंने कहा कि काबिले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां, काबिले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां, वाको कैद कियो मानो मक्के आग लाई है। जब मक्का का में आग लगाने की बात सुनी तो तलवार की जो मुट्ठी थी उसके ऊपर उसका हाथ चला गया। भूषण ने तीसरी पंक्ति सुनाई, बड़े भाई दारावा को पकड़ के मारी डारियो, फेरिता साथ अति किन्नी तय ठगाई है। भूषण औरंगजेब का क्रोध बढ़ता चला गया, लेकिन जो वरदान था उसके नाते वह धैर्य में था। जब चौथी पंक्ति सुनाई, उसका छोटा भाई मुराद था। अब मुराद के पास सेना भी थी और उसी के सहारे शाहजहां की सेना को हरा करके कैद खाने में शाहजहां को डालना था, तो मदद उसी की थी। औरंगजेब के पास कोई सेना नहीं थी रहती थी, क्योंकि वह समूह एकत्र करने में असमर्थ सा था। तब जो है वो चौथी पंक्ति शुरू करते हैं कि खाई के कसम त्यों मुराद को मनाई लियो, फेरी ताऊ साथी किन्नी तय ठगाई है, ऐसी ही अनीति करी पातशाही पाई है। भूषण सभागार छोड़ करके भागे, भागते गए, पीछे देखते भी थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई मुगल सैनिक हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। वह भागते गए, बहुत दूर तक, मीलों तक भागते हुए वो गए, लेकिन पीछे कोई नहीं दिखाई पड़ा। तो उसके बाद थोड़ा निश्चिंत हुए
कहीं जलपान किया और वह दक्षिण की ओर चल पड़े। बहुत दूर कई दिनों तक यात्रा करते हुए भूषण दक्षिण पहुंचे। वहां पर शिवाजी का राज्य था। उस राज्य में धर्मशालाएं भी थीं। एक धर्मशाला में भूषण पहुंच गए और वहां पर कुछ आराम करने लगे। तब तक एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। भूषण ने कहा कि हम दिल्ली से आ रहे हैं। और फिर जो है आगंतुक ने पूछा कि आपको किससे मिलना है, क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा कि हमको शिवाजी से मिलना है। उसने पूछा कि आप शिवाजी से मिलकर के क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको कविता सुनानी है। उन्होंने कहा आगंतुक ने कि आप मुझे उस कविता को सुनाइए जो कविता आप शिवाजी के सामने सुनाएंगे। भूषण के भीतर जोश उमड़ा और उन्होंने कविता सुनाई कि इंद्र जिमि जम्ब पर बाढ़व जेव अम्ब पर मृक्ष वंश पर शेर शिवराज है। ये लंबी कविता है। और उस कविता को जब सुनाया तो उन्होंने कहा कि आप एक बार और सुनाइए। दोबारा सुनाया। फिर कहा एक बार और सुनाइए। फिर सुनाया। तीसरी बार कहा एक बार और सुनाइए। बराबर आगंतुक यह कहते रहे और भूषण उनकी इच्छा अनुसार कविता सुनाते रहे। 52 बार भूषण ने कविता सुनाई। वो थक गए थे। उसके बाद नाराजगी में वो बोले कि आप बार बार वही कविता सुन रहे हैं, न तो खाने की बात पूछ रहे हैं, न तो भोजन की बात पूछ रहे हैं। अब मैं नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा आगंतुक ने कि कल आप दरबार में उपस्थित हो जाइएगा और मैं आपको शिवाजी महाराज से मिलवा दूंगा। भोजन की व्यवस्था हुई थी, कर दी गई और भूषण प्रातःकाल उठ करके निर्धारित समय पर शिवाजी के दरबार में पहुंच गए। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि आप दरवाजे पर खड़े रहिएगा और मैं आपको शिवाजी से मिलवाऊंगा। दरवाजे पर भूषण बहुत देर तक खड़े रहे, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिला जो रात को था। और वह इसी प्रकार प्रतीक्षा करते रहे। बहुत देरी हो जाने के उपरांत कभी वो भीतर की ओर देखते, फिर बाहर आ जाते। इस प्रकार भीतर की ओर देखना और फिर बाहर आ जाना, ये क्रम बराबर चलता रहा। शिवाजी उपस्थित हो गए थे दरबार में और दरबारी लोग भी उनके यहाँ उपस्थित थे। और भूषण जब बार बार दरवाजे पर के भीतर झांकते थे, शिवाजी बैठे हुए व्यक्तियों को निहारते थे और फिर बाहर चले आते थे। तो वहाँ बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि जो व्यक्ति भीतर आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है उसको बुलाओ। भूषण
को बुलाहट हुई, वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने साक्षात शिवाजी को देखा। यानी रात में जो धर्मशाला में व्यक्ति आया था वह शिवाजी ही थे। उनका पैर पकड़ना चाहा, किंतु शिवाजी ने उनका हाथ पकड़ लिया। शिवाजी के ऊपर जो उन्होंने 52 बार की रचना की थी और 52 छंद बनाया था, तो उसी पर शिवा 52 उन्होंने लिखा था। शिवाजी धर्मशालों में स्वयं जाया करते थे और जो भी आगंतुक होता था उसके खान पान की व्यवस्था करते थे। जब शिवाजी के दरबार में भूषण की उपस्थिति थी तो उसी समय छत्रसाल के यहाँ से एक व्यक्ति पहुँचा था आमंत्रित करने के लिए कि महाराज छत्रसाल आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ कालखंड बिताने के बाद भूषण शिवाजी से आज्ञा लेकर, असरफियाँ लेकर वह दिल्ली की ओर कूच करने लगे। राजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के थे, उन राजा से भी मिलने की उनके भीतर कामना थी। कई दिन बीत गए, भूखे प्यासे रहते हुए भी उनके मन में राजा छत्रसाल से मिलने की कल्पना थी। राजा छत्रसाल के यहाँ सराय भी बने हुए थे। सरायों में यात्री जो आते थे उनको आश्रय मिलता था और वह भोजन और शयन आदि की व्यवस्था होती थी। अनेक दिनों के उपरांत जब वो सराय में पहुँचे जहाँ से राजा छत्रसाल का राज्य था, वहाँ पर धर्मशाला सराय में उनकी उचित व्यवस्था थी। उनके सोने और भोजन वगैरह की व्यवस्था सराय के द्वारा की गई थी। प्रातःकाल एक पालकी आई और उस पालकी को कहार लेकर के आए थे सराय के पास। और जब यह जानकारी मिली कि भूषण आए हुए हैं और सराय में हैं, तो उनसे संपर्क किया और कहा कि राजा छत्रसाल आपको बुला रहे हैं। बुलाने के लिए उन्होंने पालकी भेजी है। भूषण पालकी में बैठ गए, 2 कहार आगे और 2 कहार पीछे पालकी को ढो रहे थे और 2 कहार अगल बगल में पालकी के साथ चल रहे थे। भूषण बहुत आनंदित थे और पालकी में बैठ करके सारा दृश्य देख रहे थे और उसका अनुभव भी कर रहे थे। कुछ मील जाने के उपरांत जब उनका ध्यान अगले कहार पर पड़ा तो वह पालकी से कूद गए और उस कहार के पैरों को पकड़ लिया। वो राजा छत्रसाल थे। राजा छत्रसाल को के द्वारा यानी पालकी ढोई जा रही थी और भूषण के सम्मान में राजा छत्रसाल पालकी के कहार के रूप में चल रहे थे। भूषण महाराजा छत्रसाल के राज्य में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की थी। छत्रसाल दशक और शिवा वामनी महाकवि भूषण की संकल्पना थी और राजा छत्रसाल ने
जो सम्मान दिया था, और महाराज शिवाजी ने जो 52 लाख रुपए प्रत्येक छंद पर दिया था, उन्होंने शिवा भामनी ग्रंथ की रचना की थी। और राजा छत्रसाल ने जो सम्मान दिया था और जो धन दिया था, उस पर उन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की। 12वीं कक्षा में अध्ययन करने का जो मुझे अवसर मिला, वो ऐसे शिक्षक से मिला कि जो पाठ पढ़ाया जाता था, उस पाठ के पहले कवि का, महाकवि का पूरा चित्रण होता था, उसकी कहानियाँ होती थीं। आज भी मुझे याद है, यह घटना 1960 की है। 1960 के बाद भूषण की कविताएं पाठ्यक्रमों से हटा दी गईं, निकाल दी गईं। जो कथित आज़ाद भारत है, उस आज़ाद भारत में जितने भी राष्ट्र के रचनाकार थे, राष्ट्र भावना का संस्कार पैदा करने वाले जो कवि थे, कथाकार थे, उनकी रचनाओं को बहिष्कृत किया गया। और 1970 के उपरांत जब से साम्यवादी और समाजवादी के प्रभाव में भारत की सरकार आई, तो पाठ्यक्रमों से उन वीर कवियों की रचनाएं निकाल दी गईं। पाठ्यक्रमों से मुझे बहुत आनंद आया उस समय जब महाकवि सूर्यदेव मिश्र भूषण की और महाराज छत्रसाल की कविता पढ़ाने के पहले यह कहानी सुनाई थी। कक्षा में बैठे हुए सारे छात्र एक मंत्रमुग्ध होकर के और महाकवि सूर्यदेव मिश्र के कथन को, उनकी कहानी को, जो महाराज वीर शिवाजी और महाराज छत्रसाल के संबंध में थी, और भूषण की जो रचना थी, और भूषण के कविता का जो प्रवाह था, उसका चित्रण करते हुए सारे बच्चे चित्रण देखते हुए, सुनते हुए, सारे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे। मैं इस रचना को, इस कथा को, जिसको हमने इंटरमीडिएट में अध्ययन के उपरांत अपने हिंदी के शिक्षक महाकवि सूर्यदेव मिश्र से सुना था, उसी के संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूँ कि साहित्य समाज का संस्कार करता है, समाज में वीरता पैदा करता है, समाज में त्याग का भाव पैदा करता है। और भारत में जो राष्ट्र के समर्थक हैं, राष्ट्र भावना के पोषक हैं, और देशभक्ति में जो प्रवीण व्यक्ति हैं, और जिन्होंने इस अपने कार्यों से 100 वर्षों तक जिसको जीवंत बनाए रखा है, आगे चलकर जो सनातन की सारी पीढ़ियां हैं, जो विकसित होंगी, जो संस्कार पाएंगी, भूषण के संस्कार, और इसी प्रकार अनेक कवि जो जगनिक भट्ट थे, उनकी रचनाएं आलखंड, उनके द्वारा राष्ट्रभाव का बोध होता है। हमारे भीतर
अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित होने की भावना होती है। तो जिन विद्यालयों में शिक्षकों के भीतर इस प्रकार की शक्ति होगी, इस प्रकार की अभिव्यक्ति होगी, निसंदेह वे रचनाओं को पढ़ाते समय या गद्य को पढ़ाते समय जो कहानियाँ प्रेषित करेंगे, बच्चों के भीतर वही भाव पैदा होगा और बच्चों के भीतर बाल मन में जो संस्कार होगा तो उनके भीतर राष्ट्र भाव होगा, उपकार का भाव होगा, सेवा का भाव होगा, त्याग का भाव होगा, समर्पण का भाव होगा। और जो भी वीर पुरुष हुए हैं, जो भी मर्यादा पुरुष हुए हैं, उन मर्यादा पुरुषों के समान बनने की भावना होगी। औरंगजेब ने भले ही अपने भाइयों की हत्या की और अपने बाप को कैद खाने में डाला, वह महाराज शिवाजी के पुत्र का वध तो कर ही सकता था, उनको यातनाएं दे सकता था, लेकिन 2 अक्टूबर को तो वह भी पैदा हुआ था और देश का विभाजन कराने वाले गांधी और कथित आजाद भारत में यूरोपीय संस्कृति को पालने वाले, बढ़ाने वाले जवाहरलाल, भारत को खंडित करने वाले ये गांधी और नेहरू थे। तो गांधी भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, औरंगजेब भी 1618 में 2 अक्टूबर को पैदा हुआ था। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।